देखिए आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम एसिड एंड बेस। नीट वाले ये मान लें कि जीओसी प्लस एसिड बेस मिला के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे नीट में, ठीक है। और अगर इसमें आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल मिला दो, ऑर्गेनिक के आप मान लीजिए टोटल मान लीजिए 15 क्वेश्चन आएंगे सपोज, ठीक है। तो अगर आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल भी मिला दो तो आप ये समझ लीजिए जीओसी एसिड बेस ये आपके 5 से 7 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जेई में अगर ये चारों टॉपिक में मिला दूं तो 25 में से आप मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे 25 में से। भाई 25 में से 8 ही आएंगे ऑर्गेनिक में, मान लो 8 तो 8 में से 2 से 3 क्वेश्चन ये आपके इतने टॉपिक से बन जाएंगे, ठीक है, कम से कम। और एडवांस के लिए जीओसी और एसिड बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, और एरोमेटिसिटी खास करके। एरोमेटिसिटी बड़ा फेवरेट है एडवांस का, ठीक है। अब देखिए एसिड और बेस हमने बहुत डिटेल में आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े थे। जिसने आयनिक नहीं पढ़ी, बिल्कुल नहीं पढ़ी, मुझसे भी नहीं, किसी से भी नहीं, तो अभी जब 11th आयनिक का वीडियो आएगा तो देख लेना तुम। अभी के लिए ऑर्गेनिक उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपने देखा है कि नहीं। ऑर्गेनिक के लिए एसिड हम क्या बोलेंगे, जो H+ इजिली दे, या OH- इजिली एक्सेप्ट करे, लिखते चलो। और बेस जो OH- इजिली दे या H+ एक्सेप्ट करे, OH- इजिली दे या फिर H+ एक्सेप्ट करे। ठीक है भाई। तो अब देखो, पहले तो देखो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, लिखते चलो फटाफट। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, देखिए मान ली कोई एसिड है HCl एसिड है, आपको पता है। अच्छा, 2 टाइप के एसिड होते हैं, एक को बोलते हैं हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एक को बोलते हैं हम वीक एसिड्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं अभी इस पे आएंगे, लेकिन ये ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड का अल्फा 1 होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं 100% आयोनाइजेशन। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा 1 होता है, यानी क्या 100% आयोनाइजेशन, ठीक है। आयोनाइजेशन इसमें कितना होता है 100%, ठीक। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए अल्फा 1 होता है यानी 100% आयोनाइजेशन, ठीक है। और वीक एसिड्स के लिए अल्फा जनरली बहुत कम होता है, यानी ऑल द मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट, ऑल द मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट। चलो बाबू, और इसमें लिख दीजिए ओनली फ्यू मॉलिक्यूल्स विल डिसोसिएट, ठीक। अब जैसे HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से होते हैं हमें तो पता भी नहीं, तो अभी आ जाएगा, चिंता मत करिए। जैसे HCl है, इसने क्या दे दिया H+ Cl-, ठीक। तो H+ हटाने के बाद जो बचता है उसको क्या बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। इसको क्या बोलोगे कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl, और इसको क्या बोलोगे कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Cl-। दूसरा एग्जांपल देखो, एसिटिक एसिड, सर इसमें आपने रिवर्सिबल का साइन बनाया, इसमें इरिवर्सिबल का। स्ट्रॉन्ग एसिड 100% उठते हैं, इसलिए इरिवर्सिबल का साइन बनाते हैं, यानी ये सारा का सारा इसमें चला जाएगा। ये वीक एसिड है, सर हमें कैसे पता चलेगा वीक एसिड है, अभी सिखाता हूँ, रुक जाओ, अभी आधे घंटे रुको। मान लो ये वीक एसिड है,
तो जब ये टूटेगा तो ये कम टूटेगा, 100 में से इसमें से मुश्किल से 8 मॉलिक्यूल टूटते हैं। तो ये मान लीजिए एसिटिक एसिड है, मतलब ये तो एसिटिक एसिड है ही, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन क्या है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिटिक एसिड। भाई H+ हटाने के बाद जो बना वो क्या बना, कॉन्जुगेट बेस। और अगर इसको H+ दे दो तो ये बनेगा, तो हम ये क्या बनेंगे, ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एसीटेट आयन। ये क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एसीटेट आयन। H+ हटाने के बाद जो बना वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। और H+ देने के बाद जो बना, जैसे ये है फिनॉल, H+ हटा लो, ये बना, ये फिनॉल है, इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड। ठीक, तो ये फिनॉक्साइड क्या है बताओ बेटा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल। कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल क्यों, क्योंकि फिनॉल से H+ निकाला तो ये बना, और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फिनॉक्साइड। भाई इसमें H+ दिया तो ये बना। ठीक, तो H+ हटाने के बाद जो बचेगा वो क्या होता है, कॉन्जुगेट एसिड या कॉन्जुगेट बेस। देखो जैसे कि वाटर में आपको दिखाता हूं, वाटर दो तरीके से रिएक्शन कर सकता है। अब बताओ, तो वाटर इसीलिए वाटर एसिड की तरह भी एक्ट करता है, बेस की तरह भी। अब यहां देखो, इसको क्या H+ लेने के बाद, H+ लेने के बाद ये बना, तो इसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। H+ लेने के बाद ये बना, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर। और इसमें से H+ हटा दो तो ये बना, तो इसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H3O+। ठीक है, इसी तरह ये देखो, इसमें से H+ हटाने के बाद ये बना, तो इसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ वाटर। और इसमें H+ जोड़ने के बाद ये बना, तो इसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ OH-। इसी तरह ये देखो, ये क्या है, अमोनियम आयन। तो H+ हटाने के बाद जो बना, क्या बना, अमोनिया। हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस ऑफ ये अमोनियम आयन। और H+ डाल दो अमोनिया में तो ये बना, तो इसको क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। यानी H+ हटाने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। H+ देने के बाद जो बनता है वो क्या बनता है, कॉन्जुगेट एसिड। ये 5 एग्जांपल लिख लिया। उसके बाद लिखो कि H+ हटाने के बाद किसी भी मॉलिक्यूल से H+ हटा देंगे तो उस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। किसी भी मॉलिक्यूल से H+ हटा देंगे तो उस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल में H+ दे देंगे, किसी भी मॉलिक्यूल में H+ दे देंगे तो वो उस मॉलिक्यूल का कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एसिड से H+ हटा लो तो जो बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। और इसको दे दो H+ तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, अब हेडिंग नाम लिखो, मेजर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ।
मेजर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो लिखो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स are generally acidic strength of weak acids are measured by their Ka values, Ka और pKa values। ठीक, higher Ka means stronger acid, higher Ka means stronger acid। देखो जैसे ये एसिटिक एसिड है के, इसका इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? याद करो, Ka बोलोगे, क्या लिखोगे? एसीटेट आयन इंटू H प्लस आयन इंटू एसिटिक एसिड अपॉन एसिटिक एसिड। अब एक बात बताओ, जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका H प्लस ज्यादा होगा, वो H प्लस ज्यादा देगा, खुद बताओ। यानी ये ज्यादा देगा, जितना अब ये बनेगा उतना ये ज्यादा आएगा, तो ये भी ज्यादा आएगा, तो ये कम हो जाएगा। तो या तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, तो सिंपल अगर समझें कि स्ट्रॉन्गर एसिड क्या होगा, जो ज्यादा H प्लस देगा, ये ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है तो Ka भी क्या होगा? ज्यादा। ठीक, और याद करो pKa क्या होता था? माइनस लॉग ऑफ Ka, यानी लॉग Ka की पावर -1। सर ये कहां से आया भाई? ये प्रॉपर्टी नहीं पता आपको? log a की पावर x इज इक्वल टू x log a। तो बताओ माइनस log a को मैं क्या लिख सकता हूँ? यहाँ माइनस को मैं क्या मान सकता हूँ? log a की पावर -1, या मान सकता हूँ -1 का मल्टीप्लीकेशन है कि नहीं? तो इसको क्या लिख दोगे? log 1/k। तो pKa क्या हुआ? इक्वल टू log 1/k। इसका मतलब Ka ज्यादा तो pKa कम। Ka ज्यादा तो pKa कम। यानी अगर आपसे एग्जाम में क्या पूछता है, नॉर्मली ये पूछ लेता है, तो ध्यान रखना स्ट्रॉन्गर एसिड का Ka ज्यादा और pKa कम होगा, और वीकर एसिड का Ka कम होगा और pKa ज्यादा होगा। यहां पर क्या होती है? सिली मिस्टेक, ध्यान रखना। वो पूछ लेता है बताओ हायर pKa, तो जब भी वो आपसे हायर pKa पूछ रहा है तो आपसे वो स्ट्रॉन्ग एसिड पूछ रहा है कि वीक एसिड पूछ रहा है? ऑब्वियस सी बात है, वो हायर pKa यानी लोअर Ka यानी वो वीकर एसिड पूछ रहा है। तो बच्चे यहाँ पर ये सिली मिस्टेक करके आते हैं एग्जाम में, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। स्ट्रॉन्गर एसिड है वीक कॉन्जुगेट बेस, यानी ये अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस है, ये अगर वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, कैसे सर? खुद देखो, पहले लिखो स्ट्रॉन्गर एसिड है वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वाइस वर्सा। सपोज करिए, कह रही आयनिक से समझाऊंगा तुम्हें तकलीफ होगी, अभी रहने दो, अभी के लिए याद कर लो, ये आयनिक में क्लियर हो जाएगा। और आयनिक अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको खुद ही क्लियर होगा कि जो एसिड है ये अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? वीक बेस होगा। वीक बेस का मतलब क्या हुआ? ज्यादा स्टेबल। एक बात बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा? भाई बेस आपको बताया था जो OH माइनस दे या जो H प्लस एक्सेप्ट करे,
ऑर्गेनिक में जनरली हम H+ जो एक्सेप्ट करें वही वाला बेस से चलेंगे, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जो H+ इजीली एक्सेप्ट करे, जो H+ इजीली एक्सेप्ट करे, यानी वो ज्यादा रिएक्टिव होगा कि कम रिएक्टिव होगा? बताओ भाई। जो H+ इजीली एक्सेप्ट करेगा वो ऑब्वियसली क्या होगा? ज्यादा रिएक्टिव। अच्छा बताओ वीक बेस क्या होगा? जो H+ मुश्किल से डिफिकल्टी लिख देता हूं, डिफिकल्टी से एक्सेप्ट करे। जो डिफिकल्टी से, अब बेस का काम ही क्या होता है? H+ को एक्सेप्ट करना। भाई जैसे ये देखो, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये सोच के देखो इससे ये कैसे बन रहा है? ये बेस प्लस H+, ये बेस H+ के साथ मिलके ये बना रहा है ना। तो जो कॉन्जुगेट बेस है वो H+ के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है। तो अब बताओ इसका बेस का काम क्या है? H+ के साथ रिएक्ट करना, ठीक। अब ये मान के चलो बेस हमारे लिए वही है ऑर्गेनिक के इस चैप्टर में जो H+ के साथ रिएक्ट करे। तो वीक बेस कौन होगा? जो H+ के साथ डिफिकल्टी से रिएक्ट करेगा। जो H+ के साथ डिफिकल्टी से रिएक्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा? लेस रिएक्टिव। बताओ भाई, ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं? भाई बेस का काम क्या है? बेस का काम है H+ एक्सेप्ट करना। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो H+ इजीली एक्सेप्ट करे यानी ज्यादा रिएक्टिव। वीक बेस जो H+ डिफिकल्टी से एक्सेप्ट करे यानी लेस रिएक्टिव। तो खुद बताओ, ये चीज तो आपको पता ही होगी कि स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। यानी जो ज्यादा स्टेबल वो कम रिएक्टिव। इसको ठीक है, ज्यादा रिएक्टिव यानी लेस स्टेबल, और लेस रिएक्टिव यानी मोर स्टेबल। तो समझ लेना, मोर स्टेबल वीक बेस कौन होता है? जो मोर स्टेबल होता है, समझे ना। और स्ट्रॉन्ग बेस यानी जो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब क्या है? कि कम स्टेबल है कि नहीं? क्योंकि भाई जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो जल्दी से रिएक्शन करेगा। जल्दी से रिएक्शन कौन करेगा? जो कम स्टेबल होगा। और वीक बेस कौन होगा? जो H+ मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा। मुश्किल से एक्सेप्ट करेगा यानी लेस रिएक्टिव। अब जो लेस रिएक्टिव कौन होगा? खुद बताओ। जो लेस स्टेबल होगा वो रिएक्ट करना चाहेगा जल्दी, कि जो मोर स्टेबल होगा वो जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा? जो लेस स्टेबल होगा वो जल्दी रिएक्ट करना चाहेगा, और जो मोर स्टेबल है वो आराम से रिएक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि आपका किडनैप हो गया, ठीक। आपका किडनैप हो गया, ठीक है। और किडनैपर ने आपके घर में फोन करा पिताजी को। तो आपकी किडनैपिंग के लिए 10 लाख रुपए मांगे कि भाई 10 लाख रुपए दे दो। तो आपके पिताजी ने कहा मैं 10,000 भी नहीं दूंगा, लड़का तुम ही रख लो, हमें तो जरूरत भी नहीं, उसकी पढ़ता लिखता नहीं, नालायक है। तो आपको 5 दिन खाना नहीं मिला, ठीक। और आप क्या थे? वेजिटेरियन थे। वेजिटेरियन भी कैसे वाले? जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाता है। कई वेजिटेरियन होते हैं जो प्याज लहसुन नहीं खाते, इवन मेरे खुद के घर में नहीं खाते प्याज लहसुन, ठीक है। मैं तो हॉस्टल में रहा हूं तो मैं खा लेता हूं क्योंकि खाना ही पड़ा। अब 5 दिन से आप भूखे हो, ठीक है। तो ठीक, एक ये केस पकड़ो। अब 5 दिन से आप भूखे हो। अब सोचो उसने आपको बटर चिकन एकदम अच्छा वाला, अच्छे होटल से मंगा के बटर चिकन खाने को दिया। तो अब बताओ आप खाओगे कि नहीं खाओगे? कि भाई कहोगे कि ये तो नॉनवेज है, हम खाएंगे ही नहीं। तो बेटा जिंदा रहने के लिए खाओगे, इतनी भूख लगी होगी ना कि खा लोगे। खुद सोच के देखो, प्रैक्टिकली सोच के देखो। तो यानी ज्यादा रिएक्टिव होगे तो लेस स्टेबल होगे। जो भी सामने मिल रहा है खा लोगे। या इवन समझ लो अगर आधी पकी हुई रोटी भी वो आपको देगा, टेस्टलेस सब्जी भी देगा, नमक भी नहीं है, कुछ भी नहीं, मसाले भी नहीं, फिर भी खा लोगे। क्योंकि तुम क्या हो? ज्यादा रिएक्टिव हो यानी लेस स्टेबल हो गए, तुम खटाखट खा लोगे। दूसरा केस पकड़ो, अब नानी क्या गए। अब नानी तो बहुत प्यार करती है, नानी बहुत खिलाती है, तो नानी ने आपको यहाँ तक खिला दिया, बिल्कुल यहाँ तक। अब आपको उल्टी सी आ रही है। अब आप क्या हो गए? अब नानी कहेगी बेटा और खा लो। तो अब आप क्या करोगे? अब आप कहोगे नहीं मैंने अब नहीं खाना, बस मेरा हो गया। तो अब आप क्या हो? लेस रिएक्टिव हो। क्यों? क्योंकि आपका पेट भरा हुआ है, यानी आप ज्यादा स्टेबल हो।
ज्यादा स्टेबल हो इसीलिए लेस रिएक्टिव हो। आप ज्यादा से ज्यादा क्या है भाई, मान लीजिए आपका फेवरेट डेजर्ट आ गया, जैसे कि मान लीजिए बनाना स्प्लिट संडे आ गया, ठीक है, तो वो आप खा लोगे, उसका भी 1-2 बाइट खा लोगे, तो आप लेस रिएक्टिव हो। क्यों लेस रिएक्टिव हो? क्योंकि आप ज्यादा स्टेबल थे इसीलिए तो लेस रिएक्टिव थे, और 5 दिन से भूखे थे तो क्या थे, बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे। तो यही कहानी है, तो ये ध्यान रखो। तो फिर पूरी कहानी क्या हुई कि स्ट्रॉन्ग एसिड का अभी तक हमने क्या सीखा, Ka ज्यादा pKa कम का वीक कॉन्जुगेट बेस यानी मोर स्टेबल। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्यों? कि जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही वीक कॉन्जुगेट बेस होगा, जितना ये वीक कॉन्जुगेट बेस होगा उतना ही ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसा समझ लो, जिसने आयनिक नहीं पढ़ी आपको एक तरीका बता देता हूं, एसिडिक नेचर इनटू मान लीजिए बेसिक नेचर ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू कांस्टेंट है। मान लीजिए ये 100 है, ठीक। अब देखो, अगर एसिडिक नेचर मान लो 50 है तो ये कितना होगा 2, ये ज्यादा है तो ये कम है। एसिडिक नेचर 5 है तो ये कितना हो जाएगा 20। तो खुद सोचो, अगर एसिडिक नेचर ज्यादा कब होगा, जब बेसिक नेचर क्या हो, कम हो। अब इनका प्रोडक्ट तो कांस्टेंट है। सर ये कैसे आप कह रहे हो कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है? ये आयनिक में हम पढ़ चुके हैं, Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। ये आयनिक में पढ़ाया था। जिसने आयनिक नहीं पढ़ी वो ये मान लो कि ये ऐसा होता है, ये साबित हो जाएगा किसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो खुद सोचो, दो चीजों का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये चीज अगर ज्यादा होगी तो ये चीज कम होगी। इसी तरह ये मान लो ये 100 है तो ये और कम हो गया, ये 1000 हो गया तो ये 0.1, ये 10,000 तो ये 0.01। यानी बेसिक नेचर जितना कम होगा एसिडिक नेचर उतना ही ज्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। समझ गए ना? तो बेसिक नेचर जितना, इसीलिए क्या लिखवाया था, ये स्ट्रॉन्गर एसिड है वीक कॉन्जुगेट बेस, और वीकर एसिड है स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट एसिड। नहीं क्या बोल रहा हूं, मतलब समझ गए? स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, वीक, और वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो कभी भी अगर हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कभी भी अभी हमें देखना है कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम उसके कॉन्जुगेट बेस को देखेंगे। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना वीक होगा यानी जितना ज्यादा स्टेबल होगा। एक मिनट, तो बेटा नटसेल में अगर बात कहूं तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर हमें देखना है कि दो वीक एसिड्स में से स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, तो हम क्या देखेंगे, उसका कॉन्जुगेट बेस। जिसका कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा वीक होगा यानी जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो एसिड उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ये लिखो, इसके बाद ये बात हिंदी में लिखो कि if we have to compare which is the stronger acid among two weak acids, if we have to compare which is the stronger acid, if we have to compare which is the stronger acid among two weak acids, then we will see the stability of conjugate base. आगे लिखो लाइन चेंज करके हिंदी में, जिस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जिस वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा वो वीक एसिड
उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, वो वीक एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। वो वीक एसिड जो लिखा ना, तो वीक एसिड को ब्रैकेट में कर लो कि वो वीक एसिड उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें वीक बेस देखना है, यानी मोर स्टेबल देखना है कॉन्जुगेट बेस। तो ये लिख लो, स्ट्रॉन्गर एसिड का क्या होगा, वीक कॉन्जुगेट बेस यानी मोर स्टेबल कॉन्जुगेट बेस। ये आपको समझ में आएगा जब हम आगे चलेंगे। देखो एसिडिक नेचर, पहले स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्गर कौन से होते हैं, HCl, HBr, HI। याद रखना HF स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, HF इज अ वीक एसिड। फिर बचपन में जो एसिड पढ़े, HNO3, H2SO4, HClO4, HBrO4, HiO4 और बेंजीन सल्फोनिक एसिड एटसेट्रा। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं, जिनका अल्फा 1 या फिर 100% होता है, किसमें, वाटर में। सर अल्फा 1 का मतलब क्या है, अल्फा 1, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सर हमने कभी नहीं सुना। तो अब ये मानो कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसके 100 मॉलिक्यूल डाले HCl के, इनमें से किसी के भी, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल टूट जाएंगे किसमें, इसमें। 100 ये बनेगा, 100 ये बनेगा, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगा। शुरू में ये नहीं थे, ये बिल्कुल खत्म हो गया, ये 100 बचा, ये 100 बचा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, जो 100% खत्म हो जाते हैं। HCl डालोगे, HCl कुछ देर बाद रहेगा ही नहीं, पूरा 100 के 100 टूट जाएंगे किसमें, H++ Cl- में। अब यही मान लो वीक एसिड है, मान लो कोई भी वीक एसिड है, जैसे HA, AH, H++ A-, तो इसके 100 डाले तो कितने इधर जाएंगे, 8, सपोज 10 गए, तो ये कितने बने, 10-10, और ये अभी भी बच जाएगा, कितना बचेगा, 90। तो इसमें देखो 100 डाले तो कितने टूटे, केवल 10 टूटे और 90 बचे। ठीक है ना। देखो इसके बाद क्या होता है, ये ऑर्डर आपने याद रखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके बाद H2CO3, इसके बाद फिनॉल, फिनॉल के बाद वाटर, फिनॉल के बाद मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के बाद वाटर, वाटर के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद टर्मिनल एल्काइन, उसके बाद अमोनिया, फिर एल्कीन, फिर एल्केन और फिर हाइड्रोजन। ये सारे के सारे क्या हैं, वीक एसिड्स, यानी इनका अल्फा 1 से बहुत छोटा है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, वीक एसिड्स में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते सोच के, ठीक है। इनको कैसे कंपेयर करते हैं, दे आर कंपेयर्ड इन एसिडिक एसिड, दे आर कंपेयर्ड इन एसिटिक एसिड सॉल्वेंट। मतलब इसको हम सोच के कंपेयर नहीं कर सकते, हम सोच के किसको कंपेयर कर सकते हैं, ये वीक एसिड्स को, ठीक। तो ये इनकी एसिडिक नेचर का ऑर्डर है। कोई भी वीक एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड इससे कितना स्ट्रॉन्ग है, कम से कम आप ये मान लीजिए 10 लाख टाइम्स, दिस इज एटलीस्ट 10 लाख टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस, ठीक है ना। तो ये ऑर्डर होता है, ये आपने याद करना है, ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक, अब देखो ये एसिडिक नेचर हो गया। अब इनके अगर हम कॉन्जुगेट बेस बनाएं, ठीक है, तो मैं इनको हटा देता हूं कॉन्जुगेट बेस को, इसकी बात करता हूं। अगर मैं कॉन्जुगेट बेस की बात करूं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, H प्लस हटाया ये बना, H प्लस हटाया ये बना, H प्लस हटाया ये बना, इसको अभी के लिए हटा दो मेथनॉल को, ये देखो, फिर ये क्या है, अल्कोहल। H प्लस हटा हटा के मैं क्या बना रहा हूं, कॉन्जुगेट बेस। ठीक, ठीक, तो खुद बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही होगा, बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? ये इनके बीच की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। ये इनके बीच की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ठीक। एक कार्बोक्सिलेट आयन है, देखो नाम देख लो, कार्बोक्सिलेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन, ये फिनॉक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड, ये एल्कोक्साइड, ठीक। तो अब कुछ पूछूंगा आपसे, लिखना नहीं है, अब इसके बाद लिखना नहीं है। मान लीजिए मैंने दो रिएक्शन लिए, ठीक, सोच के बताओ कि इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी। पहली बात तो रिएक्शन होगी कैसे, ये एसिड है तो ये H प्लस देगा, और ये देखो ये है तो ये H प्लस इसको दे देगा, तो Na इधर आ जाएगा, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, H प्लस इसके पास आ जाएगा। इसमें देखो ये एसिड है, इसमें डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस होगा, ये Na प्लस, ये SCO3 माइनस, ये सॉल्ट है, तो ये H प्लस, ये Na प्लस यहाँ आ जाएगा माइनस के पास। मुझे ये बताओ इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सी रिएक्शन फीजिबल है, विच रिएक्शन इज फीजिबल। फीजिबल का मतलब क्या होता है, जिसमें प्रोडक्ट ज्यादा बने एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। बताओ, वीडियो पॉज करो, 5 मिनट कम से कम सोचो। दूसरे कलर में मार्कर ही पता नहीं कहाँ है। सोचिए आप तब तक। देखो अब तो मुझे ये बताओ, HCO3 माइनस ज्यादा स्टेबल है कि RCO माइनस? सर RCO माइनस ज्यादा स्टेबल है। तो खुद सोचो ये क्या है, लेस स्टेबल,
ये क्या है, मोर स्टेबल। तो बताओ ये रिएक्शन होना चाहेगी कि नहीं होना चाहेगी? ये रिएक्शन बिल्कुल होना चाहेगी भाई। ये कहां से कहा जा रही है, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल की तरफ, तो ये रिएक्शन डिजायरेबल है। ठीक, अब देखो HCO3 माइनस ज्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड? सर इसमें तो Na++ है बेटा, यहाँ पर भी ये लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो इनके बीच में आयनिक बॉन्ड है ना, इट डज नॉट मैटर। तो अब बताओ HCO3 माइनस ज्यादा स्टेबल है कि फिनॉक्साइड? HCO3 माइनस ज्यादा स्टेबल है, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। तो तुम बताओ कौन सी रिएक्शन होना चाहेगी? ऑब्वियसली सर पहली वाली होना चाहेगी, दूसरी वाली नहीं होना चाहेगी, क्योंकि पहली वाली लेस से मोर स्टेबल में जा रही है, दूसरी वाली मोर स्टेबल से लेस स्टेबल में जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो देखो इसको करेंगे कैसे। देखो अब हम ये सोचेंगे कैसे, देखिए मैं आपको बता देता हूं ये क्या है। अब बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसका एसिड क्या था, H2CO3? तो बताओ कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था कि H2CO3 ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड था? तो कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड था। एसिड वाला पेज निकालो, अभी एसिड लिखाया था ना इसके पहले, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसके H2CO3 से ज्यादा स्ट्रॉन्गर था, तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर एसिड। और ये क्या है, सॉल्ट है किसका, वीकर एसिड का। ये स्ट्रॉन्गर एसिड और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। अब ये देखो, अब फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है कि H2CO3? तो इसका एसिड सोचो, H2CO3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड था फिनॉल से, तो ये क्या है, वीकर एसिड। और ये क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर अभी भी कुछ लिखना नहीं है कि सॉल्ट स्ट्रॉन्गर एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन वीकर एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो रिएक्शन नहीं होगी। अब मैं कैसे इसको याद रखता हूं, मैं ऐसे याद रखता हूं कि देखो भाई, मान लीजिए आपके पास कोई भाई स्ट्रॉन्गर एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो वो वीक से उसका नमक छीन लेगा। लेकिन क्या वीक एसिड जो स्ट्रॉन्ग है उससे उसका नमक छीन पाएगा? नहीं, नमक छीन पाएगा भाई। इसको सॉल्ट बोलते हैं ना, जैसे Na+ आयनिक के साथ करते हैं तो इसको सॉल्ट बोलते हैं। तो इसको सॉल्ट बोल रहे हैं ना, जैसे HCO3 क्या है, कॉन्जुगेट बेस। अब ये क्या है, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, जैसे ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट बेस। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको मैं कैसे याद रखता हूं कि जो स्ट्रॉन्ग है वो ऑब्वियसली वीक से उसका नमक छीन है, वो स्ट्रॉन्ग से उसका नमक नहीं छीन पाएगा। समझे बात को? तो चलिए अब लिखते हैं। अब यही क्वेश्चन 3 अलग अलग लैंग्वेज से पूछा जा सकता है, मतलब इसी बात को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। तो पहले तो हम क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन, which of the following reactions are possible या फिर feasible? Which of the following reactions are possible या फिर feasible? ठीक, दूसरा तरीका, और इसी क्वेश्चन को कैसे पूछ सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इक्विलिब्रियम लाइज प्रीडोमिनेंटली टू द राइट? इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन या फिर इक्विलिब्रियम लाइज प्रीडोमिनेंटली टू द राइट? इसका पहला वाला तो समझ में आ गया सर। दूसरा वाला देखो, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल नहीं होगी रिएक्शन, लेकिन मान लो इसके 100 मॉलिक्यूल थे, तो 100 में से हो सकता है एक मॉलिक्यूल यहाँ चला जाए, 99 बच जाए। समझे ना? और ऐसा भी नहीं कि ये भी 100% हो जाएगी। इसके 100 हैं तो इसके 100 में से 10 बचेंगे, 90 यहाँ आ जाएंगे, इसके 99 बच जाएंगे। तो रिएक्शन होने ना होने का मतलब समझिए, रिएक्शन होने का मतलब है कि ऑलमोस्ट पूरी हो जाएगी। 100 थे
तो 90 ये बन जाएंगे, 10 बचेंगे। नहीं होने का मतलब क्या है कि 100 थे तो एक ही बनेगा, 99 बच गए। ठीक है, तो अब वो सवाल क्या कह रहा है, देखो इक्विलिब्रियम लाइज प्रीडोमिनेंटली टू द राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरफ ज्यादा है। प्रीडोमिनेंटली टू द राइट का मतलब क्या हुआ, ब्रैकेट में लिखो कि प्रोडक्ट, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी ये ज्यादा होगा इससे। तो ये ज्यादा कब होगा, जब ये रिएक्शन इधर आएगी। ये रिएक्शन इधर कब आएगी, जब ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तीसरा तरीका, और इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम इज ग्रेटर देन 1। In which of the following reactions K equilibrium is greater than 1? K equilibrium 1 से ज्यादा का मतलब क्या है, K equilibrium क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये 1 से ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा है किससे, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। सीधी सी बात। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो तीनों का मतलब एक ही है कि रिएक्शन होने को कब मानते हो भाई, कब कहते हो रिएक्शन हुई, जब प्रोडक्ट बनता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन में कभी 100% प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो पहले में उसने क्या पूछा कि कौन सी पॉसिबल है, एक ये तरीका हो गया पूछने का। दूसरा तरीका क्या हो गया पूछने का कि किसमें फॉरवर्ड ज्यादा लाइक करेगी, फॉरवर्ड ज्यादा लाइक करेगी यानी ये ज्यादा बनेगा। तीसरा तरीका कि के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1, के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 यानी ये भाई प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टेंट से। तो इस सवाल को 3 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उसके बाद सॉल्यूशन में आप यही चीज लिख लीजिए। क्या सॉल्यूशन लिखो, इसका सॉल्यूशन उसमें लिखो पहले कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन वीकर एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड तो रिएक्शन नहीं होगी। उसके बाद लिखते चलो एग्जाम्पल के रूप में, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ऐसे में आपको और लिख रहा हूं अभी बहुत सारे। ठीक है, आपने वो लिख लिया, आपने ये लिख लिया। आप देखो मैं आपको और क्वेश्चन दे रहा हूं। यही आपने सब में बताना है कि भाई रिएक्शन एक तो करके दिखानी है कि होगी तो क्या होगी, और आपने सोचना है कि भाई होगी कि नहीं होगी। इसमें मैंने क्या बनाया था मुझे याद ही नहीं आ रहा। इसमें वाटर बनेगा ना भाई, OH माइनस और H प्लस मिलके वाटर बनेगा। ठीक है, बताओ कौन कौन सी पॉसिबल है कि नहीं।
पॉज करके ट्राई करो। अब देखो ये अल्कोहल है, ये NaNH2, यानी ये किसका सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ अमोनिया। अब बताओ अमोनिया स्ट्रॉन्गर एसिड था कि अल्कोहल? अल्कोहल ज्यादा था अमोनिया से, तो क्या लिखोगे? इसको क्या लिखोगे? स्ट्रॉन्गर एसिड। और ये क्या है? सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। तो बताओ रिएक्शन हो जाएगी तो क्या होगा? ये डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये प्लस ये माइनस, तो क्या बन जाएगा? यहाँ Na प्लस आ जाएगा, OH नहीं ONA, और यहाँ क्या बन जाएगा? अमोनिया। तो ये रिएक्शन भाई पॉसिबल है। अब बताओ फिनॉल और NaOH की पॉसिबल है कि नहीं? बताओ भाई। भाई फिनॉल और NaOH यानी वाटर, वाटर का सॉल्ट है, तो फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड है कि वाटर? फिनॉल। तो ये क्या है? स्ट्रॉन्गर एसिड, और ये क्या है? सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। तो बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं? ये भी हो जाएगी। OH है तो भाई OH बॉन्ड में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये Na प्लस OH माइनस, तो ये एक्सचेंज हो जाएगा। OH माइनस H प्लस, तो क्या बनेगा? वाटर। ये भी पॉसिबल है। ये बताओ, चले ये बताओ, अब एल्काइन और अमोनिया में ज्यादा अच्छा एसिड कौन सा है? एल्काइन ज्यादा अच्छा एसिड था, तो हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्गर एसिड, इसको क्या बोलेंगे? सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड। तो ये रिएक्शन भी हो जाएगी। इसमें देखो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, ये माइनस, ठीक है। तो ये भाई H प्लस दे देगा, Na प्लस इससे ले लेगा, H प्लस और ये मिलके क्या बन जाएंगे? अमोनिया। अब बताओ ये एल्काइन ज्यादा अच्छा एसिड है, ये किसका सॉल्ट है? वाटर का। तो वाटर ज्यादा अच्छा एसिड है किससे? एल्काइन से। तो ये क्या है? वीकर एसिड, और ये क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। तो ये रिएक्शन नहीं होगी। होती तो क्या होती भाई? ये डेल्टा माइनस, ये एसिड H प्लस देगा, H प्लस दे देगा तो क्या बचेगा बताओ? ये माइनस, इस पे Na प्लस आ जाएगा, इसका H प्लस OH माइनस मिलके क्या बन जाएगा? वाटर। बताओ ये होगी कि नहीं? तो ये एल्कीन है, एल्कीन देखो और वीकर एसिड है वाटर से, तो वाटर ये क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड। ये किसका सॉल्ट है? वाटर का। और ये क्या है? वीकर एसिड। वीकर एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर होती तो क्या होती? इसमें से H प्लस हट जाएगा, ठीक। यहां पर क्या आ जाएगा? Na प्लस, और फिर ये H प्लस और ये OH माइनस मिलके क्या बनता? वाटर। सर ये क्या बनाया? अरे यार ये देखो अल्कोहल बनाया, ये अल्कोहल प्लस NaOH। बताओ ये रिएक्शन होगी कि नहीं? बताओ भाई, अल्कोहल प्लस NaOH, अल्कोहल और यहाँ आता है स्ट्रॉन्गर एसिड है कि अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है? अल्कोहल नहीं, अल्कोहल और वो NaOH की बात चल रही। तो NaOH ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है। NaOH किसका सॉल्ट है भाई? वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है कि अल्कोहल? वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड था, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड, और ये क्या है? वीकर एसिड। तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ठीक। देखो नोट, पिक्रिक एसिड, देखो और पहले देखो ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा है एसिड वर्ड जनरली हम उनके आगे लगाते हैं जिसमें COOH लगा होता है, ठीक है। इसको OH जब बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनॉल। लेकिन अगर यहां पर 3 NO2 लगा दो तो इसका नाम हो जाता है पिक्रिक एसिड।
अब याद करो फिनॉल की NaHCO3 के साथ रिएक्शन नहीं होती, फिनॉल प्लस NaHCO3 तो रिएक्शन नहीं होती, लेकिन 3 NO2 लगा दोगे पिक्रिक एसिड बन जाएगा। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, देखो हाईली स्ट्रॉन्ग एसिड, हाईली एसिडिक, तो इसकी NaHCO3 के साथ रिएक्शन हो जाती है, पिक्रिक एसिड की हो जाती है लेकिन फिनॉल की नहीं हो पाती। ये स्ट्रॉन्गर एसिड सब फिनॉल से क्यों है, ये कल के लेक्चर में आएगा कि ये स्ट्रॉन्गर एसिड कैसे है और ये वीकर एसिड कैसे है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन करते हैं इसका। X mole NaNH2 is required. X mole NaOH is required. What is X? Integer type question. X बताओ क्या है? अगर हम इस कंपाउंड का 1 मोल लें तो कितने मोल NaOH की रिक्वायरमेंट है? देखो अब देखो NaOH बेस है, यहां पे देखो ये एक एसिडिक पार्ट है, एक ये एसिडिक पार्ट है और एक ये अल्कोहल एसिडिक पार्ट है, ठीक। तो NaOH क्या है बताओ, सॉल्ट ऑफ वाटर है। तो बताओ NaOH की रिएक्शन क्या फिनॉल NaOH के साथ करेगा? फिनॉल और NaOH को कंपेयर करो तो फिनॉल और OH माइनस क्या है बताओ भाई, फिनॉल ज्यादा अच्छा एसिड है, इसमें देखो 3 एक साथ दे दिए उसने, ठीक है, वो आपको अलग अलग भी दे सकता था। अब बताओ मुझे फिनॉल प्लस NaOH क्या रिएक्शन होगी भाई, ये वाला हिस्सा फिनॉल है तो फिनॉल प्लस NaOH बताओ रिएक्शन होगी कि नहीं होगी? तो सिंपल सी बात है, NaOH किसका सॉल्ट है? वाटर का, तो वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है कि फिनॉल? फिनॉल, तो ये क्या है स्ट्रॉन्गर एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीकर एसिड, तो रिएक्शन हो जाएगी, यानी फिनॉल इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब बताओ ये क्या है? टर्मिनल एल्काइन। अब बताओ इसकी NaOH के साथ, तो NaOH यानी वाटर ज्यादा, NaOH किसका सॉल्ट है? वाटर का, तो वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है कि ट्रिपल एल्काइन टर्मिनल एल्काइन? तो वाटर ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ये सॉल्ट है किसका? स्ट्रॉन्गर एसिड का, और ये क्या है? वीकर एसिड, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, यानी ये रिएक्ट नहीं करेगा NaNH2 के साथ, ये सॉरी NaOH के साथ ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब बताओ ये क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल है। अब बताओ अल्कोहल प्लस NaOH रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, खुद बताओ। तो भाई अल्कोहल और NaOH, NaOH क्या है बताओ, OH माइनस क्या है, किसका सॉल्ट है? वाटर का सॉल्ट है, वाटर का सॉल्ट है ना, तो ये क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है किससे? अल्कोहल से, इसको हम क्या बोलेंगे? वीकर एसिड। ये क्या है? सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड, तो ये रिएक्शन भी नहीं होगी, तो ये भी इसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। यानी इन तीनों स्ट्रक्चर्स में से केवल कौन रिएक्ट करेगा? OH, फिनॉल वाला, ठीक।
केवल कौन रिएक्ट करेगा? OH। ठीक है बेटा, तो इसीलिए x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ठीक, अगला क्वेश्चन, x मोल NaHCO3, बताओ अगर ये 1 मोल लेंगे तो x क्या होगा? बताओ। अब देखो NaHCO3 किसका सॉल्ट है? H2CO3 का। ठीक, तो क्या फिनॉल ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है कि H2CO3? H2CO3। तो क्या फिनॉल NaHCO3 के साथ करेगा? नहीं करेगा। एल्काइन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है कि H2CO3? H2CO3। तो ये भी नहीं करेगा। एसिड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कि H2CO3? तो ये करेगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। x क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि केवल ये वाला रिएक्ट करेगा। अगला क्वेश्चन, अब बताओ x कितना हो गया? अगर ये 1 मोल ये कंपाउंड लिया, अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कार्बन है, देखो अब इस क्वेश्चन में बेसिकली ये 4 हिस्से हैं। एक ये है, इसको इससे कोई, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो वो 4 ऑप्शन देकर ये भी पूछ सकता था भाई, किसी को दूसरे से मतलब ही नहीं है कि बताओ इन, मतलब वो 4 अलग अलग दे दे, ये जो 4 ऑप्शन बन गए, इनमें से कौन कौन रिएक्ट करेगा। ऐसा ना करके अगर वो इस तरह से देता है तो आपको क्या लगता है कि सवाल बड़ा कठिन है देखने में। अब एक हिस्से का दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब कब होता है? जब रेजोनेंस के थ्रू कनेक्टेड होता है। लेकिन ये तो देखो सिंगल 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 सिंगल, तो कोई रेजोनेंस का सवाल ही नहीं। अब बताओ क्या कार्बोक्सिलिक एसिड NaCO3 के साथ रिएक्शन करता था? हाँ। क्या बेंजीन सल्फोनिक एसिड? हाँ, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर है। फिनॉल करता था? नहीं। ये करता था? नहीं। तो बस इसका 1 मोल इसके कितने मोल के साथ करेगा? 2 मोल के साथ। ठीक, एक बात और याद रखना कि जैसे नोट, इनको क्या बोलते हैं? ये क्या है? 5th ग्रुप। 5th ग्रुप या क्या बोल सकते हो, नए पीरियडिक टेबल के हिसाब से 15th ग्रुप, 16th, 17th। पुराने पीरियडिक टेबल के हिसाब से 5th ग्रुप, 6th ग्रुप, 7th ग्रुप। ठीक, तो इनको क्या बोलते हैं? हाइड्राइड्स ऑफ 5th, 6th एंड 7th ग्रुप। इसको क्या बोलोगे? हाइड्राइड्स ऑफ 5th, 6th एंड 7th ग्रुप।
तो देखो इनमें क्या होता है, नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है ये हम इनऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने दे दिया 1 मोल NaNH2। अब बताओ किसके साथ रिएक्ट करेगा, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो पहले तो देखो किसके किसके साथ कर सकता है भाई। एल्काइन ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड था कि अमोनिया एल्काइन, याद करो। तो ये क्या है, ये इसके साथ कर सकता है। अल्कोहल ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तीनों कर सकते हैं। अब बताओ किसके साथ करेगा। तो भाई स्ट्रॉन्गर एसिड इन दोनों में कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये वाला, याद करो। अल्कोहल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दिस। और OH और SH में ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसके साथ करेगा। क्यों, अभी लिखा है देखो, वाटर H2S, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, H2S। तो इसी तरह ये करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मेडिकल वालों के लिए नहीं था। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर मैं मानता हूँ काफी टफ था। तो ये लेक्चर आपको इट विल मेक मोर सेंस। ये लेक्चर एक्चुअली ऐसा है कि हर साल मैं सोचता हूँ कि इससे स्टार्टिंग करूँ कि इससे एंड करूँ, तो लेकिन ये बीच बीच में आता भी रहता है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपको इस लेक्चर को में दिक्कत हुई है तो आप डरिए बिल्कुल भी नहीं। आप अगले लेक्चर से देखिए, जब सारे लेक्चर खत्म हो जाए तब इसको फिर से रिवाइज करना, तभी तुम्हें आसान लगेगा। ठीक है, अगर आपको पूरा समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, तो ठीक है। नहीं भी समझ में आए तो कोई बात नहीं। जब एंड हो जाए सारे इसके, जहाँ छोटा सा टॉपिक है ये, 5-6 लेक्चर इसमें लगेंगे बस, तो 5-6 लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा। और फिर आप क्या करिए, फिर ये वाला लेक्चर रिवाइज करिएगा, देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।